कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड किंगडम में। ये एक बड़ा और पुराना आइलैंड है जहाँ की जिंदगी पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के दिमाग पर पागलपन छा गया। सब एक दूसरे को मारने लगे, जैसे उनमें इंसानियत ही खत्म हो गई हो। ये एक खतरनाक बीमारी थी जिससे ज्यादातर लोग संक्रमित हो गए थे, लेकिन कुछ लोग किसी तरह बच निकले। इस वायरस को नाम दिया गया रेज वायरस। ये वायरस पूरे यूनाइटेड किंगडम में फैल गया था, इसलिए पूरी दुनिया ने इस जगह से आने जाने पर रोक लगा दी ताकि बीमारी और न फैले। यहाँ तक कि जो लोग बचे थे उन्हें भी उसी जगह छोड़ दिया गया। इस हादसे को अब 28 साल बीत चुके थे। जो थोड़े बहुत लोग जिंदा बचे वो अब छोटे छोटे इलाकों में रहते थे। ऐसे ही एक छोटे कस्बे में एक पिता ने अपने बेटे स्पाइक को उठाया और कहा, आज तेरा बड़ा दिन है। बाहर बाकी लोग भी अपने कामों में लगे हुए थे। यहाँ किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए सब लोग पुराने जमाने की तरह सादगी से जी रहे थे। स्पाइक तुरंत उठा, तैयार हुआ और अपना सामान पैक करने लगा। आज वो पहली बार उन इलाकों में जाने वाला था जहां इन्फेक्टेड लोग रहते थे। वो अपने पिता जेमी के साथ खाने पीने का सामान ढूंढने जाएगा। जेमी ने कहा, सब पैक कर लिया ना? स्पाइक ने फिर से अपना सामान चेक किया और बोला, हाँ सब ठीक है। तभी घर के दूसरे कमरे से आवाज आई। स्पाइक की माँ उठ गई थी। जेमी और स्पाइक उसके कमरे में गए। माँ ने दोनों से माफी मांगी कि वो उनकी मदद नहीं कर पा रही और स्पाइक को गले लगा लिया। उसने कहा, सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द है। वो ठीक दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साफ लग रहा था कि बीमारी ने उसे पकड़ लिया है। माँ को दोबारा बिस्तर पर लिटाकर जेमी और स्पाइक निकल पड़े। गांव से गुजरते वक्त लोग उन्हें अलविदा कहने बाहर आए। कोई हिम्मत दे रहा था तो कोई बस सर हिलाकर शुभकामनाएं दे रहा था। एक छोटी लड़की ने तो स्पाइक को एक फल भी दिया। गांव के गेट पर वहां की लीडर जेनी उनका इंतजार कर रही थी। उसने उन्हें कस्बे के नियम याद दिलाए। एक बार तुम लोग बाहर चले गए तो वापस आ सकते हो, लेकिन अगर नहीं लौटे तो कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। ये हमने बहुत मुश्किल से सीखा है। बहुत लोग गए लेकिन ज्यादातर लौट कर नहीं आए। जब तुम मेनलैंड जाओगे तो सिर्फ अपने भरोसे रहोगे, समझे? जेमी और स्पाइक ने सिर हिलाया। फिर जेनी ने वॉचमैन एंट से पूछा, सब ठीक है ना? कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? एंट ने जवाब दिया, सब शांत है, कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर जेनी ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया और बाप बेटा बाहर निकल पड़े। उनके पास बंदूकें नहीं थी, सिर्फ तीर और चाकू थे। चलते हुए जेमी ने स्पाइक से रास्ते के बारे में पूछा। स्पाइक ने कहा, यही हमारा पुल है, सिर्फ इसी रास्ते से हम मेनलैंड जा सकते हैं। लेकिन ये रास्ता तभी दिखता है जब लहरें कम होती हैं। जब लहरें ऊपर आ जाएंगी तो रास्ता डूब जाएगा और हम भी। जेमी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं, उसके बाद लहरें बहुत तेज होंगी। हमें टाइम पर निकलना होगा, समझे? दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक सुनसान जगह मिली। जेमी ने कहा, यहां से हम फ्यूल लेते हैं, एक दिन तुझे भी यहां काम करना होगा। दोनों ऊपर चढ़ने लगे और एक बड़ा सा मैदान दिखा। स्पाइक हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ छोटा सा गांव देखा था, इतनी खुली जगह पहली बार देखी थी। स्पाइक ने कहा, जैसे हम बचे हैं शायद और लोग भी होंगे जिन्होंने अपने कस्बे बना रखे हो। जेमी बोला, इतना मत सोच, जो है उसी में खुश रह, ठीक है? अब दोनों जंगल की तरफ बढ़े। दूर कुछ हिलता डुलता दिखा। वो एक बड़ा सा इन्फेक्टेड आदमी था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, गंदा और डरावना था। जेमी ने उसकी ओर इशारा किया और बोला, अगर एक इन्फेक्टेड दिखा है तो आसपास और भी होंगे। हर तरह के इन्फेक्टेड को मारने का अलग तरीका होता है। इस वाले को गर्दन पर मारना पड़ेगा। वो इन्फेक्टेड जल रहा था। उसके ऊपर फंगस और चिपचिपा पदार्थ जमा था। उसकी काली चमड़ी लटक रही थी। शरीर आधा जिंदा और आधा मरा हुआ था। वो जमीन पर घिसटते हुए चल रहा था और कुछ खाने की कोशिश कर रहा था। स्पाइक ने अपना तीर कमान निकाला, निशाना लगाया और तीर सीधा उसकी गर्दन के पार निकल गया। लेकिन तभी पीछे से एक और इन्फेक्टेड आ गया। जेमी ने तुरंत उसे देखा और सटीक निशाना लगाकर मार गिराया। धीरे धीरे और भी इन्फेक्टेड आने लगे। जेमी ने शांति से सबको एक एक करके खत्म कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक छोटी इन्फेक्टेड बच्ची भी वहां थी। दोनों ने उस पर तीर नहीं चलाया और वो बच्ची भाग गई। जेमी ने स्पाइक की तारीफ की, अच्छा शॉट था। तो कैसा लग रहा है पहला शिकार करने के बाद? स्पाइक थोड़ा डर गया था ये सब देखकर। जेमी बोला, डर मत, बुरा मत महसूस कर। क्या जिंदगी जी रहे थे ये लोग, तूने इन्हें मुक्ति दी है। अब जल्दी चलो, आवाज सुनकर और इन्फेक्टेड आ जाएंगे। दोनों आगे बढ़े और मेनलैंड की तरफ निकल गए। अचानक पेड़ों के बीच से हिरणों का झुंड भागता हुआ निकला। स्पाइक ने पहली बार इतने सारे जानवर देखे। वो हैरान और खुश दोनों हो गया। थोड़ा आगे चलकर उन्हें एक खाली घर दिखा। दोनों ने तीर तैयार रखे और धीरे धीरे अंदर गए। घर देखकर लग रहा था कि कोई पहले ही यहाँ खोजबीन कर चुका है। जो भी काम की चीज थी ले जाई जा चुकी थी। फिर भी दोनों ने तलाशी लेना सही समझा। कुछ देर बाद जेमी को एक फ्रिज दिखाई दी। वो खुशी से बोला, देखो स्पाइक, एक फ्रिज।
लेकिन तभी पास के दूसरे कमरे से आवाज आने लगी। दोनों सतर्क होकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। अंदर उन्होंने देखा एक लाश उल्टी लटकी हुई थी, पैरों से बंधी हुई। उसकी छाती पर कुछ उकेरा गया था, जैसे किसी ने कोई निशान या शब्द कोड दिए हों। स्पाइक ने डर कर चेहरा घुमा लिया, लेकिन जेमी ने कहा, देखो, ध्यान से देखो। अचानक वो लाश हिलने लगी। वो आदमी असल में इन्फेक्टेड था। जेमी की आवाज गंभीर हो गई। तू कह रहा था ना कि और कबीलों को देखना है? ये किसी और कबीले का आदमी है। इसे सजा के तौर पर यहां उल्टा लटकाया गया है ताकि इन्फेक्टेड आकर इसे जिंदा खा जाए। स्पाइक ये सुनकर हिल गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या इसने कुछ किया होगा? जेमी ने कहा, मुझे क्या पता। फिर बोला, इसे खत्म कर दो, इससे पहले कि यह पूरी तरह इन्फेक्ट हो जाए। इसे इसके दर्द से मुक्ति दे दो। स्पाइक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन तभी वो आदमी जोर जोर से झटके खाने लगा। रस्सी टूटी और वो नीचे गिर पड़ा। उस पल स्पाइक ने हिम्मत जुटाई और तीर सीधे उसके सिर में दाग दिया। वो आदमी मर गया। जेमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, सही किया तूने। दोनों वहां से आगे बढ़ गए। अब वो जंगल के अंदर और गहराई में चले गए। थोड़ी दूर उन्हें एक हिरन के फटे हुए टुकड़े मिले। मांस चारों तरफ बिखरा पड़ा था। स्पाइक को घिन आ गई। पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी शिकारी पक्षी ने खाया होगा, लेकिन फिर उन्होंने देखा हिरन का सिर पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। ये देखकर जेमी समझ गया। बोला, इसका मतलब साफ है, यहाँ एक अल्फा है। अल्फा बाकी इन्फेक्टेड की तरह नहीं होते। वो ज्यादा ताकतवर, तेज और बहुत चालाक होते हैं। इंसानों की तरह थोड़ा सोच भी सकते हैं। जेमी और स्पाइक तुरंत समझ गए कि अब उन्हें जल्दी से वापस लौटना होगा। स्पाइक ने पूछा, हम वापस जा रहे हैं? जेमी ने कहा, हाँ, तूने अपना शिकार कर लिया, अब और सवाल मत पूछ। लेकिन स्पाइक सवाल करता रहा। तब जेमी ने उसे डांटते हुए कहा, बस चुप रहो और चलते रहो। दोनों तेजी से लौटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी दूर उन्हें इन्फेक्टेड दिखाई देने लगे। पहले एक, फिर और फिर उनके बीच में अल्फा भी दिख गया। जेमी ने तुरंत स्पाइक को पकड़कर जंगल के अंदर खींच लिया। पीछे से इन्फेक्टेड का झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। इन्फेक्टेड लोग बहुत अजीब और डरावने तरीके से चलते हैं और बेहद तेज भी। जेमी ने उनका सामना किया। वो और स्पाइक भागते हुए तीर चलाने लगे। अब बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस झुंड से दूर रहना, वरना दोनों मारे जाएंगे। लेकिन स्पाइक अब बुरी तरह डर चुका था। डर के मारे उसकी सारी ट्रेनिंग बेकार हो गई थी। उसका एक भी तीर सही निशाने पर नहीं लग रहा था। जेमी लगातार तीर चला रहा था और साथ साथ स्पाइक को समझा भी रहा था, ध्यान से निशाना लगाओ, सांस रोको और फिर छोड़ो। लेकिन स्पाइक का डर उस पर हावी हो चुका था। आखिरकार दोनों किसी पुराने टूटी फूटी इमारत तक पहुंच गए और तेजी से अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे जैसे इन्फेक्टेड पास आ रहे थे, जेमी उन्हें तीर से मारता जा रहा था। दोनों ऊपर वाले स्टोरेज एरिया तक चढ़ गए। उन्होंने ऊपर आने के रास्ते को जो भी चीजें मिली उनसे बंद कर दिया। नीचे इन्फेक्टेड अभी भी उन्हें ढूंढ रहे थे। जेमी पीछे गेट गया। वो बहुत थक चुका था। रात हो गई थी। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं अल्फा खड़ा था, चुपचाप उन्हें देख रहा था। जेमी बोला, ये बाकी इन्फेक्टेड जैसा नहीं है, इससे हम नहीं लड़ सकते, खासकर इन तीरों से तो बिल्कुल नहीं। ये इसे मारने के लिए काफी नहीं होंगे। स्पाइक डर गया, पूछा, अब क्या करेंगे? जेमी ने कहा, हमारे पास बस एक रास्ता है, इंतजार करना। स्पाइक ने डरने के लिए अपने पिता से माफी मांगी। जेमी मुस्कुराया और बोला, पागल है क्या? तूने बहुत अच्छा किया। अपने पीछे इतने इन्फेक्टेड देख के किसी की फट जाती है। अब उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मेनलैंड खतरों से भरा था और वापस जाने के पुल पर पानी बढ़ गया था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वहीं रात गुजारेंगे। रात में दूर कहीं आग जलती दिखाई दी। स्पाइक ने उत्सुक होकर पूछा, वो आग कौन जला रहा है? जेमी ने कहा, मुझे नहीं पता। रात में स्पाइक को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि उसकी माँ अंधेरे में डूब रही है। वो उसका नाम लेता है, हाथ बढ़ाता है, लेकिन माँ गायब हो जाती है। वो डर के मारे झाग गया, लेकिन असली दुनिया में भी अब खतरा था। उनके नीचे का पुराना फर्श अचानक टूट गया और वो जहां बैठे थे वहां का हिस्सा नीचे गिरने लगा। दोनों ऐन वक्त पर बच निकले। इस मौत के करीब वाले हादसे ने उन्हें और पक्का कर दिया, अब उन्हें हर हाल में अपने कस्बे वापस जाना होगा। किस्मत से रास्ते पर पानी थोड़ा कम था और समुद्र के बीच से पतला रास्ता दिख रहा था। दोनों ने देर नहीं की, चुपचाप और तेजी से निकल पड़े। जैसे ही वे आइलैंड के करीब पहुंचे, दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक जंगल से पक्षियों का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ निकला। कुछ तो गड़बड़ थी और तभी उन्होंने देखा अल्फा पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ रहा था। दोनों दौड़ पड़े। आइलैंड का गेट अब नजर आ रहा था। उन्होंने जोर से चिल्लाकर मदद मांगी। दीवार पर खड़े पहरेदारों ने आवाज सुनी और तुरंत तीर चलाने लगे, लेकिन अल्फा बहुत ताकतवर था। तीर उसके लिए काफी नहीं थे। वो गिरा, फिर दोबारा उठ खड़ा हुआ और उनका पीछा करता रहा। अचानक स्पाइक का पैर फिसल गया। जेमी और स्पाइक दोनों जमीन पर गिर पड़े। अल्फा अब उनसे कुछ ही कदम दूर था। तभी दीवार पर मौजूद गार्ड्स ने आग में जलता हुआ एक तीर अल्फा के दिल में मार दिया। निशाना बिल्कुल सही था और अल्फा जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद जेमी और स्पाइक को अंदर ले जाया गया। सबने मिलकर उनका जोरदार स्वागत किया। स्पाइक के लिए एक बड़ा जश्न रखा गया।
जेमी ने भी सबके सामने उसकी खूब तारीफ की और लोगों को बताने लगा कि कैसे स्पाइक ने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच भी स्पाइक का ध्यान कहीं और था। उसने देखा कि उसके पिता किसी औरत के साथ चुपके से कहीं जा रहे हैं। उसने उनका पीछा किया और देखा कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। ये देखकर स्पाइक अंदर से टूट गया। वो बिना कुछ कहे जश्न छोड़कर अकेले घर लौट आया। उसका मन बहुत उलझा हुआ था और वो दुखी भी था। घर पहुंचने पर सैम वहीं बैठा था। स्पाइक उसके पास जाकर बैठ गया और पूछा, माँ कैसी हैं? सैम ने जवाब दिया, वो ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कर। तब स्पाइक ने अपना दिल हल्का करते हुए कहा, ये जश्न झूठा है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक इन्फेक्टेड को मारा था और जब वो हमारा पीछा कर रहे थे तो मैं बहुत डर गया था। उसने सैम को सब कुछ बताया जो उसने गांव के बाहर देखा था। लेकिन जब उसने उस आग वाली बात बताई तो सैम का चेहरा एकदम बदल गया। फिर सैम ने उसे बताया एक आदमी के बारे में, डॉक्टर इयन केसन के बारे में। वो कभी बहुत बड़ा और मशहूर डॉक्टर था, लेकिन कई साल पहले उसने दुनिया से अलग होकर अकेले रहना शुरू कर दिया था। सैम बोला, अगर वो आग आज भी जल रही है तो इसका मतलब है कि केसन अभी भी जिंदा है। स्पाइक ने डॉक्टर के बारे में और पूछा, क्योंकि अब दुनिया में कोई डॉक्टर बचा ही नहीं था। लेकिन सैम ने ज्यादा कुछ बताने से मना कर दिया। अगले दिन जेमी नशे में धुत घर लौटा। उसकी चुप्पी और लापरवाही देखकर स्पाइक ने उससे बात की। उसने गुस्से में कहा, आपको पता है कि वहां एक डॉक्टर है, फिर भी माँ को वहां नहीं ले जा रहे और रात को किसी और औरत के साथ घूम रहे हो। जेमी ने कहा, वहां जाना बहुत खतरनाक है। सालों पहले मैं एक मिशन पर गया था डॉक्टर को देखने। वो आदमी लाशों से घिरा हुआ था, पता नहीं कितनी लाशें थी। वो एक एक करके उन्हें जला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने हमें हाथ हिलाकर पास बुलाया, लेकिन उसे देखकर हम डर गए। वो एक पागल आदमी है जिसे मौत से भी डर नहीं लगता। स्पाइक ने पूछा, अच्छा ये बताओ, माँ को आखिर हुआ क्या है? जेमी ने कहा, सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता। ये सुनकर स्पाइक को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, तुम्हें अपने पत्नी की चिंता नहीं है और किसी और के साथ घूम रहे हो। ये सुनकर दोनों बाप बेटे में जोरदार झगड़ा हो गया। आखिरकार स्पाइक गुस्से में घर छोड़कर बाहर निकल गया। उस रात स्पाइक ने गांव के राशन स्टोर में आग लगा दी। लोग डर गए और पानी से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इस अफरा तफरी में स्पाइक को अपनी माँ को लेकर गांव से निकलने का मौका मिल गया। वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था ताकि उनकी जान बच सके। शाम को दोनों जंगल के एक हिस्से में पहुंचे और एक छोटा सा टेंट लगाकर रुक गए। बातें करते करते दोनों लेट गए। स्पाइक ने कहा, आप सो जाइए, मैं पहरा दूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी सो गया। जब वो सो रहा था तो एक इन्फेक्टेड रेंगते हुए उसकी तरफ आई और उस पर हमला करने वाली थी। वो इन्फेक्टेड बस थोड़ी दूर ही थी कि तभी किसी ने उस पर हमला करके उसे मार दिया। सुबह जब स्पाइक उठा तो वो इसला के पास था। ना उसे याद था ना इसला को कि उस इन्फेक्टेड को किसने मारा। लेकिन लाश देखकर इसला को कुछ कुछ याद आने लगा, जैसे उसने खुद उस चीज को मारा हो। दूसरी तरफ मेनलैंड के एक हिस्से में कुछ सिपाहियों पर हमला हुआ। एक अल्फा उन्हें लीड कर रहा था और उसने एक एक करके कई फौजियों को मार डाला। सिर्फ एक छोटा बच्चा घायल होकर बचा जो दर्द में चिल्ला रहा था। जंगल के दूसरे हिस्से में कई इन्फेक्टेड लोग नदी में खड़े थे, धीरे धीरे चलते हुए। उनमें एक औरत भी थी जो प्रेग्नेंट थी। अब स्पाइक और इसला अपनी मेनलैंड पर यात्रा जारी रख रहे थे। इसला की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। कभी कभी उसे अजीब चीजें दिखाई देती थी। स्पाइक ने देखा कि उसकी माँ की नाक से खून बह रहा है। तभी उसने एक इन्फेक्टेड को देखा जो लंगड़ाते हुए जा रहा था, बहुत कमजोर और टूटा फूटा सा। जैसे ही वो गिरा, उसकी आवाज पास के इन्फेक्टेड तक पहुंच गई। अब एक झुंड उनके पीछे दौड़ने लगा। दोनों जान बचाने के लिए भागे और एक पुराने पेट्रोल पंप में छिप गए। वहां किसी तरह की गैस फैली हुई थी जिससे सांस लेना मुश्किल था और ऊपर से इन्फेक्टेड लोग भी करीब आ रहे थे। तभी वो अकेला सिपाही भी वहां पहुंचा। उसने गोली चलाई और गैस ने आग पकड़ ली। सब इन्फेक्टेड जलकर मर गए। जब सब खत्म हो गया तो स्पाइक और इसला बाहर निकले। उन्होंने उस आदमी को देखा जिसने उनकी जान बचाई थी। उसने अपना नाम बताया, एरिक। उसकी आंखों में शक था, लेकिन उसने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम लोग आइलैंड से आए हो और तुम मेरी मदद जरूर करोगे। एरिक आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन स्पाइक अपनी माँ को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर वो तीनों वापस जंगल की ओर चल पड़े। एरिक ने इसला को अपनी पीठ पर उठा लिया। चलते चलते एरिक ने बताया कि उसकी टीम का जहाज समुद्र में तूफान की वजह से टूट गया था। उस हादसे में उसके सारे साथी मारे गए, सिर्फ वही किसी तरह बच पाया। उसने कहा, अब मेरी जिंदगी भी तुम्हारी तरह यहीं फंस गई है, क्योंकि जो भी इस आइलैंड पर आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। थोड़ा आराम करने के बाद एरिक ने स्पाइक को अपने फोन में अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाई। स्पाइक ने मजाक में पूछा, इसकी शक्ल इतनी अजीब क्यों लग रही है? थोड़ी देर बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई तो एरिक ने फोन को दूर फेंक दिया। आगे बढ़ते बढ़ते इसला की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने खुद चलना शुरू किया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसे खींचकर एक पुरानी ट्रेन तक ले गई जो पेड़ों और घास से पूरी तरह ढकी हुई थी। अंदर जाकर उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
वहां एक इन्फेक्टेड औरत थी जो प्रेग्नेंट थी। वो दर्द में तड़प रही थी और उसका बच्चा किसी भी वक्त पैदा होने वाला था। इसला बिना सोचे समझे अंदर चली गई और उस औरत की मदद करने लगी। डिलीवरी आसान रही और एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसकी माँ बैठी, उसके अंदर की बीमारी जाग गई और वो इसला पर टूट पड़ी। एरिक ने फौरन इसला को बचाया और कहा, इस बच्चे को छोड़ दो, ये खतरा है। लेकिन इसला नहीं मानी। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और एरिक के सामने खड़ी हो गई। उसे पूरा भरोसा था कि बच्चा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी वक्त पेड़ों के बीच से एक अल्फा निकल आया। उसने पल भर में एरिक पर हमला किया और उसे मार डाला। स्पाइक और इसला डरकर वहां से भाग निकले, लेकिन अल्फा उनके पीछे लग गया। जब वो दोनों लगभग पकड़े जाने वाले थे, तभी एक आदमी अचानक सामने आया। उसने एक पाइप से तीर चलाया। वो तीर सीधे अल्फा को लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। वो आदमी डॉक्टर कैल्सन था। उसने एरिक की हालत देखी, पर तब तक एरिक मर चुका था। कैल्सन ने खुद को डॉक्टर कैल्सन बताया और कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो दोनों को गहरे जंगल के अंदर ले गया। डॉक्टर कैल्सन उन्हें जंगल के अंदर एक ऐसी जगह ले गया जो देखकर दोनों हैरान रह गए। वहां उन्होंने देखा कि कैल्सन ने खोपड़ियों का एक बहुत बड़ा पिरामिड बना रखा था। हर खोपड़ी एकदम सटीक ढंग से रखी हुई थी, जैसे किसी खास सोच के साथ सजाई गई हो। एरिक के शरीर को जलाने के बाद डॉक्टर कैल्सन ने उसकी खोपड़ी स्पाइक को दी और कहा, इसे पिरामिड में रख दो। स्पाइक अभी भी सदमे में था, पर उसने बिना कुछ कहे वैसा ही किया जैसा डॉक्टर ने कहा। फिर डॉक्टर कैल्सन बच्चे की तरफ मुड़ा। स्पाइक ने कहा, यह बच्चा इन्फेक्टेड नहीं है। यह सुनते ही डॉक्टर कैल्सन पूरी तरह चौंक गया। वो बोला, क्या सच में? मतलब इंसानियत अभी भी बच सकती है इस आइलैंड पर? यह उसके लिए बहुत बड़ी खोज थी। लेकिन बच्चे को जिंदा रखने के लिए दूध चाहिए था। पानी या कुछ और देने से वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाता। डॉक्टर कैल्सन ने इसला की जांच की और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने दुखी होकर कहा, इसला, तुम्हें कैंसर है और वो भी बहुत ज्यादा फैल चुका है। पुराने समय की टेक्नोलॉजी होती तो शायद इलाज हो सकता था, लेकिन अब तो कोई उम्मीद नहीं है। स्पाइक परेशान होकर डॉक्टर से बोला, कुछ तो करो, कोई रास्ता निकालो, मेरी माँ को बचा लो। लेकिन इसला जानती थी कि अब उसका वक्त आ चुका है। जब स्पाइक रोने लगा तो इसला ने उसे गले लगा लिया और शांत करने की कोशिश की। फिर उसने वो बच्चा स्पाइक के हाथ में थमा दिया। डॉक्टर कैल्सन उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें एक बिना दर्द की मौत दे सकता हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बस तुम आराम से सो जाओगी। इसला ने सिर हिलाकर हामी भर दी। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया और कुछ ही पल में इसला बिना किसी दर्द या डर के दुनिया छोड़ गई। स्पाइक उस वक्त वहां नहीं था। वो बच्चे के साथ थोड़ी दूर चला गया था। जब वो लौटा तो डॉक्टर कैल्सन ने उसे उसकी माँ की खोपड़ी दी। स्पाइक ने वो खोपड़ी उठाई, पिरामिड पर चढ़ा और सबसे ऊपर रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। सुबह होते ही उन्हें महसूस हुआ कि अल्फा वापस आ गया है। वो बहुत गुस्से में था। डॉक्टर कैल्सन ने स्पाइक और बच्चे को लेकर जमीन के नीचे बने गुप्त रास्ते में छिपा दिया। लेकिन अल्फा ने जल्दी ही उन्हें ढूंढ लिया और डॉक्टर कैल्सन को पकड़ लिया। स्पाइक ने तुरंत एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन उठाया और अल्फा में घुसा दिया। कुछ ही सेकंड्स में वो दानव वहीं गिर पड़ा और डॉक्टर कैल्सन की जान बच गई। कैल्सन ने स्पाइक की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। स्पाइक ने सिर हिलाया और अपने सफर पर निकल पड़ा। लगभग 28 दिन बाद वो अपने कस्बे के गेट तक पहुंच गया। वहां उसने बच्चे को एक नोट के साथ छोड़ दिया। उस नोट में लिखा था, मुझे मत ढूंढना, बस इस बच्चे का ख्याल रखना। उसने बच्चे का नाम लिखा, इसला, अपनी माँ के नाम पर। समुद्र के उस पार जिमी अपने बेटे को दोबारा खोना नहीं चाहता था, लेकिन लहरें बहुत तेज थीं, पार करना मुमकिन नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाकर स्पाइक को बुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज लहरों में दब गई। उसका बेटा जा चुका था। जंगल के अंदर स्पाइक अकेला था। वो छोटी सी आग पर मछली पका रहा था। तभी अचानक खतरा वापस आ गया। एक इन्फेक्टेड चुपके से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन स्पाइक ने उसे मार गिराया। कुछ देर बाद और भी इन्फेक्टेड आ गए। स्पाइक ने, जैसे उसके पिता ने सिखाया था, वैसे ही तेजी से तीर चलाने शुरू कर दिए। उसी वक्त एक दूसरा आदमी वहां आया। वो बोला, तुमने तो शानदार शिकार किया है। अब बहुत सारे इन्फेक्टेड उनके पीछे दौड़ पड़े। स्पाइक लगभग गिरने ही वाला था, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वो आदमी अपने बाकी साथियों के साथ वहां आया और सबने मिलकर उन इन्फेक्टेड को खत्म कर दिया। उस आदमी ने स्पाइक से कहा, मेरा नाम जिमी है, अगर तुम अकेले हो तो हमारे साथ रह सकते हो। स्पाइक ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। आखिरकार उसे एक नया घर मिल गया था।